हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है एवोल्यूशन, है ना। तो एवोल्यूशनर एग्जैक्टली है क्या, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, वो पहले तो समझ लेते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है गाइस स्टडी ऑफ हिस्ट्री, है ना। और किस चीज़ की हिस्ट्री? लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। तो एग्जैक्टली अगर मुझे उसको डिफाइन करना है किस चीज़ को, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को अगर डिफाइन करना है तो इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कहाँ पर? ऑन अर्थ, है ना। तो यही एग्जैक्टली होता है हमारा जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने बेसिकली डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात करी थी, तो हमने क्या देखा था कि जो हम जेनेटिक मेकअप चेक करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो सिर्फ जेनेटिक डिजीजेस या नॉर्मल डिजीजेस क्योर करने में ही नहीं हेल्प करता है, बल्कि उस ऑर्गेनिज्म के जीन्स की हिस्ट्री भी बताता है और कहीं ना कहीं एवोल्यूशन को समझने में भी हेल्प करता है ना। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री जब दी थी साइंटिस्ट ने, वो बिग बैंग थ्योरी के फॉर्म में दी थी, जब उन्होंने बताया था कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, है ना। मतलब अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन, और यूनिवर्स एक्सपैंड कर गया। ठीक है, और यूनिवर्स के एक्सपैंड करने से टेम्परेचर कूल डाउन किया, है ना। उसके थोड़े टाइम के बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस बनी, और ये सारी गैसेस कंडेंस होके ग्रेविटेशन के वजह से इन्होंने अलग अलग गैलेक्सीज बना ली, जिसमें से एक हमारी गैलेक्सी भी है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है ना। और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहले तो मिल्की वे गैलेक्सी बनी, फिर उसके बाद धीरे धीरे सोलर सिस्टम बने, अलग अलग सारे प्लैनेट्स बने, और ऑलमोस्ट अर्थ जो है वो बना ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, और जब वो बना तो शुरू में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, फिर धीरे धीरे वाटर वेपर बना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, अमोनिया। तो ये कहाँ से रिलीज हुई? पहले अर्थ का जो सरफेस था उसमें मॉल्टन मास था उससे। ठीक है, फिर क्योंकि सन है हमारे पास तो यूवी रेज है, यूवी रेज है तो उन्होंने जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक करना शुरू किया, और हाइड्रोजन गैस एस्केप करके जो है ऊपर ऊपर निकलने लगी बेसिकली, है ना। और फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई, है ना। फिर अमोनिया और मीथेन बना वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ओजोन लेयर बनी, और फिर ये कूल हुई तो क्या हुआ, वाटर वेपर के जैसे जो है रेन के फॉर्म में अर्थ पे गिरने लग गई। और जितने भी अर्थ पे डिप्रेशंस थे, तो बेसिकली जो मॉल्टन मास है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगा, और अलग अलग एलिवेशंस और डिप्रेशंस बन गए अर्थ पे। तो जितने भी डिप्रेशंस थे उनमें ये रेन वाटर इकट्ठा होने लगा और ओशंस बन गए, और उसके बाद लाइफ आई अर्थ पे। तो लाइफ का एस्टिमेट बोलते हैं 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली लाइफ कैसे आई? तो शुरू में तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि दूसरे प्लैनेट से आई, स्पोर्स के फॉर्म में, है ना, धीरे धीरे आई। बट जो मेन एक्सपेरिमेंट था जिसपे कि हम आज भी बेट करते हैं, जिसको हम आज भी अग्री करते हैं, वो सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट थे ओपरिन, रशिया से, और दूसरे साइंटिस्ट थे हेल्डेन, इंग्लैंड से, है ना। उसको बोलते ही ओपरिन एंड हेल्डेन थ्योरी है। और इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम लाइफ जो आई वो नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना उनसे ही आई है। तो ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बना, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बना अर्थ पे कि जो केमिकल्स थे वो इवॉल्व कर गए, है ना। और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए बहुत सारे तरीके के।
और इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो था मिलर का। ठीक है, तो 1953 में साइंटिस्ट थे एस एल मिलर, बोलते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट, और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि लैबोरेटरी में सेम कंडीशंस बनाई जो कि उस टाइम पर हिस्ट्री में, पास्ट में अर्थ पे थी। किस चीज की कंडीशंस? केमिकल्स की, जैसे कि हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, क्या क्या गैसेस हैं। तो आप ये एक बार डायग्राम देखिए। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि सारी गैसेस एक चेम्बर में इकट्ठा करी। कौन कौन सी गैसेस? मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इन्होंने क्या करा, कूल डाउन करने के लिए वाटर को एक लगाया कंडेंसर। एक तरफ से वाटर अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है, और यहाँ पर ये वाटर को बॉईल कर रहे हैं दूसरी तरफ फ्लास्क में। तो यहाँ पर वाटर बॉईल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है। यहाँ से वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो रही है पानी में, है ना। तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि ये जो आपको चेम्बर दिख रहा है इसमें गैसेस हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, स्पार्क करा। किस चीज से? इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस करा, और ये जो गैसेस हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, वो इधर नीचे मूव करे, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ जुड़कर यहाँ पे कंडेंस होने लगे। तो जो वाटर यहाँ इकट्ठा हो रहा है, दैट इज द वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और बेसिकली ये लिक्विड वाटर ट्रैप कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। और इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो इनको जो है अमाइनो एसिड्स मिले। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इकट्ठा हुए इसमें अमाइनो एसिड्स मिले, जो कि हमारी बॉडी भी बनाती है ना। अमाइनो एसिड से ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, जिससे कि बेसिकली जो कि प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में। और हमारे डीएनए भी तो यही कर रहा है, डीएनए भी तो इन्हीं अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अब ये रिलेट करा हमने कि ठीक है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने इतने सिंपलर फॉर्म में, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहीं ना कहीं बाकी सारे ऑर्गेनल्स में इवॉल्व होके एक सिंगल सेल बना लेंगे, और यही सिंगल सेल तो हमारे बैक्टीरिया या फिर फंजाई या फिर वायरसेस है। तो सिंपलर फॉर्म ऑफ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बन ही सकते हैं, है ना। इसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें अलग अलग तरीके के, जैसे यहाँ पर इन्होंने अमाइनो एसिड्स देखा, वैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हुए देखे गए। ठीक है, बट अभी भी हमें गाइस ये नहीं पता है कि वो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर है डीएनए का, वो कहाँ से आया, है ना। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे बने, कैसे इवॉल्व करें हम, है ना। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने ये तो पता है, बट किस तरीके से हम इसको बेसिकली देखें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, तो वो देखते हैं कि हिस्ट्री में कैसे कैसे लोगों ने अलग अलग प्लेसेस एक्सप्लोर करी, और उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते थे अलग अलग इन्वायरमेंट में। और एक कॉन्सेप्ट आया बहुत फेमस, नेचुरल सिलेक्शन का, है ना। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इन्होंने एक शिप पे
जिसका नाम था HMS बीगल। शिप का नाम था HMS बीगल। इस पे इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटा और इन्होंने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। एक पर्टिकुलर जगह से बोल लीजिए ए है और दूसरी पर्टिकुलर जगह बी है, तो अगर ए पे A B C करते हैं सरवाइव, ये तीन अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि बी पे भी यही तीनों करें। हो सकता है बी पे ए तो करे बट नहीं, अगर उसकी जगह एक्स और वाई करें बी और सी की जगह, है ना। तो इन्होंने बताया एक कॉन्सेप्ट कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने बोला कि पूरी पॉपुलेशन जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है उसमें से वो ऑर्गेनिजम्स तो जो सबसे ज्यादा फिट हैं वही विथ टाइम इवॉल्व करते हैं और सरवाइव करते हैं। ठीक है। अब इनका दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इनका मतलब क्या था फिट। फिट से मतलब क्या था? क्या वो फिजिकल फिटनेस है, क्या वो मेंटल फिटनेस है, क्या वो किसी और तरीके की फिटनेस है? तो इनका मतलब फिटनेस से था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब कि टाइम के साथ वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ज्यादा प्रोजेनी लेकर आ सके वो फिट है। So what he exactly said is that organisms who are better fit in an environment leave more progeny, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वही सरवाइव करते हैं ज्यादा, है ना। और ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स नेचर सेलेक्ट करती है सर्वाइवल के लिए, और उन्होंने इस थ्योरी का नाम ही दिया नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम दिया? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। और बोला कि यही जो सिलेक्शन है वो डिसाइड करता है कि कौन से स्पीशीज, कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके एल्फ्रेड वॉलेस। सो एल्फ्रेड वॉलेस अगेन एक नेचुरलिस्ट थे, एक नेचुरलिस्ट थे। और इन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग एरियाज में जो है एक्सपेडिशन करा, और इन्होंने भी सेम ही कंक्लूड करा जैसे कि डार्विन ने कंक्लूड करा, है ना। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा था कि जियोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने बोला कि जो है, बेसिकली इन्होंने ये बोला कि सारे तरीके के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं और वो उनमें किसी ना किसी तरीके से सिमिलैरिटीज होती हैं और कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। ठीक है। बट ये ऐसे एंसेस्टर्स होते हैं जो अलग अलग टाइम पे जो है अर्थ में सरवाइव करे होंगे, और जियोलॉजी के बेसिस पे, ज्योग्राफिक एरियाज के बेसिस पे डिवाइड करा इसको। तो उन्होंने बोला कि कुछ कुछ एरियाज में कुछ तरीके के स्पीशीज है, उनके एंसेस्टर्स जो है सेम है, और दूसरे एरियाज में दूसरे तरीके के स्पीशीज है, उनके एंसेस्टर सेम है ना। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे इवोल्यूशन दिखाया। ठीक है। अब तीसरा टॉपिक है कि हमारे पास बेसिकली एविडेंस क्या है इवोल्यूशन के। तो पहला एविडेंस जो है वो तो है फॉसिल्स का। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स ऐसे रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं पुराने ऑर्गेनिजम्स के, है ना। और ये हार्ड एविडेंसेस होते हैं, है ना। होता क्या है कि बेसिकली रॉक्स जो होते हैं, तो ये बेसिकली रॉक्स में पाए जाते हैं फॉसिल्स, है ना। रॉक्स के अंदर स्टक होते हैं। रॉक्स क्या होता है कि सेडिमेंट्स फॉर्म करते हैं, है ना। और ये होता क्या है कि बेसिकली ये जमते जाते हैं एक के ऊपर एक लेयर में। अब उस टाइम पे वहां पर जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता था वो इन्हीं सेडिमेंट्स के बीच में डाई करके और फॉसिल बन गया, है ना। और ये फॉसिल्स बहुत सारे ऐसे एक्सपेडिशन में हमें मिलते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है ऐसे फॉसिल का, जो कि है डायनासोर का। तो हमें कैसे पता चला कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है अर्थ में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे? वो पता चला जब हमें उनके फॉसिल्स मिले अलग अलग एरियाज में, है ना। और ये फॉसिल्स एग्जैक्टली उनके रिमेन्स जो है उसके फॉर्म में है, उसकी प्रॉपर जेनेटिक स्टडी करी गई, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के मॉर्फोलॉजिकल डायनासोर्स बनाए गए, अलग अलग शेप्स, साइजेस, और बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स भी हमने देखे फॉसिल्स के बेसिस पे, है ना। तो एक तो हो गया फॉसिल्स। दूसरा जो है वो है एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी जब करी गई, मतलब जब
अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रायोज को स्टडी करा गया, तो देखा गया कि बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं एम्ब्रायोज में जो कि कॉमन होते हैं बहुत सारे स्पीशीज में, बट वो अडल्ट्स में एब्सेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रायो देखेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन, गाइस रिमेंबर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, आप देखेंगे कि उनके हेड के पीछे वेस्टिजियल गिल स्लिट्स होते हैं, है ना, गिल स्लिट्स होते हैं, बट ह्यूमन अडल्ट में वो गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिशेस में वो गिल स्लिट्स फंक्शनल ऑर्गन है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है जिनसे, है ना। तो जैसे ह्यूमंस में लंग्स से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वैसे ही फिशेस में गिल स्लिट से होता है ना। बट वो ह्यूमन एम्ब्रायोस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इवॉल्व कर गए हैं हम, बेसिकली ह्यूमंस इवॉल्व कर गए हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि बोलते हैं हम होमोलोगस या एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, और ये अलग अलग तरीके का एवोल्यूशन दिखाते हैं। जैसे कि हो फोर लिम्स, हमारे हाथ या आगे के पैर, बहुत सारे जानवर में बोलते हैं ना, फोर लिम्ब आगे के पैर होते हैं, हाइंड लिम्ब पीछे के पैर होते हैं। तो फोर लिम्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि दिखने में एक ही जैसे हैं सारे एनिमल्स में। अगर आप उनकी एनाटॉमी देखेंगे तो वो एक ही सिमिलर हैं, बट फंक्शंस दूसरे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ह्यूमंस का फोर लिम्ब आप देखेंगे तो हम चलने में फोर लिम्ब नहीं यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो कि फोर लिम्ब्स चलने में यूज करते हैं। तो फंक्शन डिफरेंट हो गया बट ऑर्गन्स सिमिलर हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और स्ट्रक्चर्स हैं होमोलोगस। सो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, है ना। वैसे ही आप देखेंगे थॉर्न, कांटे जो होते हैं प्लांट में, और दूसरे होते हैं ऐसे टेंड्रिल्स, है ना। दोनों ही स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सेम है, लेकिन फंक्शंस अलग हैं, है ना। अब इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर अलग होता है बट फंक्शन वो सिमिलर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे विंग्स। अब बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं और बटरफ्लाई के भी विंग्स होते हैं, बट दोनों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। एनाटॉमिकली अगर आप उसको देखेंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट वो क्या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हाँ, दोनों ही फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो दूसरा तो हो गया ये कि अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स के बेसिस पे एवोल्यूशन देख लिया हमने। तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एक स्टडी है जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बेसिकली दो अलग अलग टाइम पीरियड में इंग्लैंड में एक स्टडी करी गई, ठीक है। पहली बार जब करी गई तो 1850s में, और दूसरी बार करी गई 1920s के में, ठीक है। 1850s जो है वो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, ब्लूम होना शुरू हुआ था। और 1920 जो है आपका वो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था इंग्लैंड में, ठीक है। तो वहां पर देखा गया कि जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है 1850s में, ठीक है, वहां पर कुछ तरीके के मॉथ्स हैं पाए जाते थे, ठीक है। ये मॉथ्स कैसे थे, लाइट कलर के, वाइट कलर के, ठीक है। ये मॉथ्स थे वाइट विंग्ड मॉथ, ठीक है। ये कब था, 1850s में, ये था 1850s में। बट जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920s में देखा गया तो उसी एरिया में जो मॉथ्स थे वो क्या हो गए, डार्क विंग्ड मॉथ्स,
वो डार्क विंग्ड मॉथ्स हो गए। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में, जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो जिस ट्री पर मॉथ्स बैठते थे वो ट्री पे ना बहुत मोटी सी ग्रोथ थी, लेयर थी लाइकेंस की, ठीक है। और इसके वजह से ट्री का कलर वाइट हो जाता था, लाइकेंस की वजह से ट्री का कलर हो जाता था वाइट। अब मॉथ प्रीडेटर से बचने के लिए कैमोफ्लॉज करते थे और वो इवॉल्व कर जाते थे वाइट कलर्ड मॉथ में, ठीक है, सो दैट वो प्रीडेटर से खुद को बचा सके। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बहुत सारा स्मॉग और स्मोक और सूट्स इकट्ठा होने लगे इस ट्री पर, और जो लाइकेन की ग्रोथ थी। और गाइस अगर आपको याद होगा जब हमने लाइकेन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोल्यूशन इंडिकेटर होता है ना। जब बेसिकली पोल्यूशन बढ़ा एकदम से, तो ये लाइकेंस जो ट्री के ऊपर डिपॉजिटेड थे खत्म हो गए और ट्री का कलर वापस से बार्क का कलर हो गया जो कि है डार्क। अब ये मॉथ्स सरवाइव कर गए, फिर भी कैसे, इन्होंने इवॉल्व करा तुरंत, और इन्होंने ये बन गए डार्क कलर के, इनके विंग्स अब हो गए डार्क कलर के, ठीक है। तो ये क्या बन गए, डार्क विंग्ड मॉथ्स, फिर से प्रेडेटर से बचने के लिए। और ये बेसिकली कंसिडर करा जाता है बहुत ही क्विक एवोल्यूशन में, है ना। मतलब 1850s में स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन और 1920s आते आते ये चेंज हो गए, है ना। तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता गया ये इवॉल्व करते गए खुद को, ठीक है। तो गाइज ये तो हमारा हो गया पहला वीडियो जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ा, हमने देखा किस तरीके से एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करा गया है, पास्ट में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो बताते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है, हाँ लाइफ फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से ही बने हुए हैं, है ना। अलग अलग एरियाज में अलग अलग के स्पीशीज हैं जो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और भी आगे के एविडेंसेस कुछ एवोल्यूशन के, और उसके बाद हम कवर करेंगे किस तरीके से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे इन जनरल इवोल्यूशन का, ठीक है। एक पूरी हिस्ट्री देखेंगे इन अ गो कि किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, और हम ओरिजिन और एवोल्यूशन पढ़ेंगे मैन का, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक है बट एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, बोर्ड्स में भी और नीट के एग्जाम में भी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट आपको सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।